सबसे पहली बात यह है कि जाति एक बीमारी के मानंद आइडिया ऑफ इंडिया के सामने एक चैलेंज है। इस बात को ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क अभी तक कबूल नहीं कर सका है। जाति जनगणना का सवाल इस राष्ट्र के निर्माण का सवाल है। समाज के सामने कैसे जाति बाधा बन के आई और इसने क्या नुकसान किया, इस पैनल से ये बात देश के सामने जाएगी। और इसी के समानांतर एक दूसरा पैनल होना चाहिए जिसमें सारे प्रकार के लोग बैठे हों और वो ये बात करें कि हम इस बीमारी को ऐसे ठीक करेंगे और फिर जाति जनगणना खत्म हो गई। मैं बस सोचता हूं कि उस समय ये सवाल क्यों नहीं आया कि सांप्रदायिकता भी एक चुनौती है, हमें धर्म नहीं गिनना चाहिए, लेकिन धर्म गिना जाता है। उस समय यह सवाल क्यों नहीं आया कि भाषा के नाम पर राष्ट्र राज्य के झगड़े हो रहे हैं और भाषा गिनी जा रही है। केवल जाति क्यों गिनना बंद हो गया? क्योंकि इस देश के बड़े विमर्श में जाति कब आती है? जब जाति के नाम पर दमन या अत्याचार होता है। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या होती है, उसके बाद इस देश में बहस होती है कैसे कास्टिस्ट है। अगर एट्रोसिटी हुई तो हाथरस के केस के बाद बहस हुई, आज वो बहस कहां है? मतलब ये कि दमन का विमर्श तो है, हिस्सेदारी वाला विमर्श आ गया। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट करती है कि 1% लोगों के पास इस समय देश का 40.5% संपत्ति का कब्जा। हम जानना चाहते हैं कि वो 1% लोग कौन है और इसके लिए अम्बेडकर का जो संवाद हो रहा है, वो संवाद में गांधी कई भरोसा दिलाते हैं अम्बेडकर को कि हम ठीक करेंगे इस देश में, इस देश के जो सामाजिक ढांचा है इसको ठीक करेंगे और सवालों को इसके जिम्मेदारी देंगे कि सवाल अपने भीतर सुधार करें। और 1940 के बाद नवजीवन में गांधी बताकर लिखते हैं कि जो जिम्मेदारी सवालों को निभाने को उन्होंने नहीं निभाई। और बार-बार कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की जगह अगर मैं होता, कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर बड़े नाराज होते हैं आपसे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जगह मैं होता तो इनसे कई गुना ज्यादा नाराज होता। तो गांधी तो संवाद करते थे। हालांकि मैं इस मंच से यह भी कह दूं कि गांधी के मरने पर अम्बेडकर इस तरह से अमानवीय ढंग से नाराज भी नहीं हुए थे। अम्बेडकर नाराज और अफसोस था और उन्होंने जो पूरा संदर्भ लिखा है उस पर बाकायदा इस बात का अफसोस किया है। वो गांधी से बहुत असहमत होते थे। वो कहते थे कि मतलब हमने बहुत करीब से इन्हें देखा, लेकिन कभी वो वाला माहौल नहीं था। गोली मारने वाले लोगों के साथ कभी अम्बेडकर खड़े नहीं हुए। और इसलिए मैं इस बहस को आज के लिए इसलिए कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया जगन्नाथ जी और बैखरी के सभी आयोजकों का बहुत शुक्रिया और उन्हें बधाई कि जिस दौर में पूरे देश को कुछ पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा हो और सब कुछ पूंजी से संचालित किया जा रहा है, वैसे वक्त में जब साहित्यिक आयोजन और इस तरह की गतिविधियां भी बड़े बड़े पूंजीपति आयोजित करते हैं। अडानी जी ने जब एनडीटीवी को खरीदा तो उसके बाद प्रेस की आजादी पर ही उनका पहला इंटरव्यू हुआ था। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि इस तरह का आयोजन जो जन आयोजन है, आम लोगों के सहयोग से, आम लोगों की हिस्सेदारी और पहल से यह कार्यक्रम हो रहा है, तो बहुत बधाई और शुक्रिया कि इस साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन में हमने एक बहुत जरूरी विषय को एक सत्र दिया है। साहित्य की दुनिया में जाति क्या है या समाज में जाति क्या है? असल में हम लोग ऐसे डॉक्टर के सामने बैठे हैं जिसके सामने मरीज ये कहता है कि मैं बीमार नहीं हूं, तो इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जाति एक बीमारी के मानंद आइडिया ऑफ इंडिया के सामने एक चैलेंज है। इस बात को ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क अभी तक कबूल नहीं कर सका है। और जो बात जगन्नाथ जी ने कही, मैं उसमें जोड़ता हूं एक बात कि जाति पर बात करने की जिम्मेदारी इस देश के SC ST OBC या पसमानदा मात्र की नहीं है। यह अच्छी बात है कि इस आयोजन में एक सत्र इस पर रखा गया है
तो इस मंच से जो बात कही जाएगी वो ये कही जाएगी कि जाति इस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया के सामने चैलेंज है। एक एकेडमिशियन, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, इंजीनियर के सामने जाति कैसे बाधा बनकर आई, समाज के सामने कैसे जाति बाधा बन के आई और उसने क्या नुकसान किया, इस पैनल से ये बात देश के सामने जाएगी। और इसी के समानांतर एक दूसरा पैनल होना चाहिए जिसमें सारे प्रकार के लोग बैठे हों और वो ये बात करें कि हम इस बीमारी को ऐसे ठीक करेंगे। क्योंकि जब तक जैसे हम महिलाओं के सवाल को मैं अक्सर जाति के सवाल से जोड़कर देखना पसंद करता हूं। अगर इस देश को, इस समाज को जेंडर न्यूट्रल बनाना है तो इसकी सीख, इसकी बात महिलाएं करें, ये जरूरी है। उससे ज्यादा पुरुषों के पीछे बात की जानी चाहिए कि आप थोड़ा अपने भीतर सुधार करें, थोड़ा शुरुआत थोड़े से करें। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जाति ऐसी चीज है कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जो जाति बनाई कैसे है। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने बाकायदा किताब लिखी और मैं जब आइडिया ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे सवाल को देखता हूं तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को ये बात कही कि भारत एक राष्ट्र है नहीं, इसे राष्ट्र बनना है, ये बनता हुआ राष्ट्र, और उसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम लड़ेंगे, उसकी दिशा दशा क्या होगी, उसके लिए उन्होंने दस्तावेज तैयार किया कि भारत का संविधान है। अब इसकी जिम्मेदारी तो इस राष्ट्र के चलाने वाले लोगों पर थी। उन्होंने आप देखा कि हम एलिमिनेशन ऑफ कास्ट करेंगे, जाति का विनाश, और इसका बाकायदा खाता रखा गया। और उस समय आर्य समाज के लोग जो एक जात का थोड़ा बंधन चलाते थे वो भाषण भी नहीं दे सके क्योंकि वो बहुत कड़ी बात थी। मतलब कांशी राम आते हैं आजाद भारत में उत्तर पक्ष में, और वो ये बात कहते हैं कि जाति तोड़ने से, हमारे चाहने से जाति टूटी नहीं, तो हमें सारी जातियों के लोगों को जोड़ना और ये सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई में इस जाति का इस्तेमाल करो। हालांकि बात उन्होंने नारा भी दिया है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। इसका मतलब यह है कि हमारे तोड़ने से जाति टूटी नहीं, लेकिन इस पूरे विमर्श ने आइडिया ऑफ इंडिया को मुकम्मल किया है। अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया या किसी भी तरह, हमारे हिंदी में हिंदी में पढ़ाया जाता है और उसमें एक आध चैप्टर थोड़ा सा ज्योतिबा फुले को लिखा है, मतलब आइडिया ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि वो जो पूरी वैचारिक परंपरा है वो सिलेबस में नहीं, वो हमारे विमर्शों से गायब रही। 1980 के बाद अभी बहुत कम वक्त गुजरा है कि जब स्त्री विमर्श, जाट दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श आया। इसका मतलब यह है कि अभी इस आइडिया ऑफ इंडिया में बहुत सारा काम होना बाकी है। अब ये काम होगा कैसे? अब ये काम अगर जाति की जैसे बीमार व्यक्ति है और वो ये कहे कि पहले तो ये कबूल तो करें कि वो बीमार है, फिर उसका दूसरा स्टेप होगा कि बीमारी क्या है इसकी पड़ताल, और तीसरा स्टेप पर है इलाज। हमारे यहां हुआ ये कि जाति जनगणना का सवाल जो ये है आपका, तो जाति गिरने से जातिवाद बढ़ जाएगा। इतना मासूम तक 1951 का नहीं है, 2023 का भी है, 1911 का भी, 1911 का भी है। और अली अनवर साहब बैठे हुए हैं और ये उस इतिहास को अगले सवाल में फिर एड्रेस करेंगे कि 1931 की जनगणना के समय कैसे एक मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी कि आप जाति बताइए। यानी इस देश में कभी कबूल ही नहीं किया गया वर्चस्वशाली ताकतों के द्वारा कि जाति बीमारी है, और वो ऐसी बीमारी थी जिसे एंजॉय सब कर रहे हैं, जिसके पास उसकी क्षमता और अवसर था, बाकी लोग उसके शिकार हो रहे थे। तो 1931 की जनगणना के समय वो आखिरी वर्ग था और 51 में ये कहा गया कि जातियां गिनेंगे नहीं तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, जातियां खत्म हो जाएंगी, और फिर जाति जनगणना खत्म हो गई। मैं सोचता हूं कि उस समय यह सवाल क्यों नहीं आया कि सांप्रदायिकता भी एक चुनौती है, हमें धर्म नहीं गिनना चाहिए, लेकिन धर्म गिना जाता रहा। उस समय यह सवाल क्यों नहीं आया कि भाषा के नाम पर राज्य के झगड़े हो रहे और भाषा गिनी जा रही थी, केवल जाति क्यों गिनना बंद हो गया। और इसका तर्क बिल्कुल आज भी बहु वही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जाति में गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा,
जातियां नहीं गिने तो कौन सा जातिवाद कम हो गया? अनगिनत किस्से। और मैं इस आयोजन और आयोजकों को इसलिए भी बधाई दे रहा हूं क्योंकि इस देश के बड़े विमर्श में जाति कब आती है? जब जाति के नाम पर दमन या अत्याचार होता है। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या होती है, उसके बाद इस देश में बहस होती है कि अरनिया कैसे कास्टिस्ट है। अगर एट्रोसिटी हुई तो हाथरस के केस के बाद बहस हुई, आज वो बहस कहां है? मतलब ये कि दमन का विमर्श तो है, हिस्सेदारी वाला विमर्श कहां गया? कि जितने लोग हैं उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। इस विमर्श तक जाति को क्यों नहीं लेके आया गया? मैं विश्वविद्यालय में लगाई और 2019 तक इस देश में, और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब इस देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार को तो ओबीसी बताता है। और अभी तो है भाई, उस समय उसके पहले मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी अपनी जाति नहीं बताई। उसके बाद जाति बताई, राष्ट्रपति की जाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई, हनुमान जी तक की जाति बताई गई, और ये उन लोगों को द्वारा किया गया जो योगी होने की बात करते हैं हमारी कोई जाति नहीं होती है। तो ये काम हुआ उस समय, और 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं। और आज के डेट में 97% प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है। और अब नई शिक्षा नीति ने पूरी शिक्षा को बेच दिया है। जैसे आप हिस्सेदारी मांगने आएंगे वो सवाल खत्म कर दिया जाएगा। जाति जनगणना का सवाल इस राष्ट्र के निर्माण का सवाल है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि किसकी हिस्सेदारी नहीं मिली, तब तक आप कास्ट सेंसस की बात क्यों नहीं करेंगे? और जाति जनगणना का अर्थ केवल यह है कि आप सब कुछ गिनते हैं, कितने लोग शिक्षित हुए, कितने लोग शिक्षित नहीं हुए। जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, किन जातियों के पास नहीं है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट करती है कि 1% लोगों के पास इस समय देश का 40.5% संपत्ति का कब्जा है। हम जानना चाहते हैं कि वो 1% लोग कौन है, और इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 50% लोग 3% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं, और अगर उसको एक्सटेंड कर दीजिए तो 90% लोग 5 से 10% जो वेल्थ है उस पर गुजारा कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो 90% लोग किस तबके के हैं। कहीं वही तो नहीं है जो हजारों साल से धन संपत्ति और हिस्सेदारी से वंचित थे। और अगर वो 90% लोग उससे वंचित हैं तो फिर आप कितने भी हाथ तिरंगा और हर झंडा कर लीजिए, हर घर तिरंगा कर लीजिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में लाखों करोड़ रुपए खर्च करिए, आप असल में पूरा मुल्क ही नहीं बन पाए। और अगर आपको एक मुकम्मल मुल्क बनना है तो आपको अपनी बीमारी को चिन्हित करना होगा, उसे पहचानना होगा, और तब जाकर के। और आखिरी बात यह है, आप फेलोशिप देते हैं तो आप जातियां पूछते हैं, आप सरकारी ऑफिस में हैं तो जाति पूछते हैं, आपका सर्टिफिकेट बनती है। यह अलग बात है, अब सर्टिफिकेट गलत भी हो जाती है। आजकल तो कुछ राज्यपाल बने हुए लोग कहते हैं कि गांधी जी के पास तो डिग्री नहीं थी बैरिस्टर की, अब ये प्रधानमंत्री की डिग्री आज तक वैल्यू नहीं है। संदर्भों से कहा कि मेरा कहना यह है कि मैं गांधी को क्यों इस मंच पर याद कर रहा हूं, अंबेडकर को हम बार बार याद करते हैं। गांधी और अंबेडकर का जो संवाद हुआ है, उस संवाद में गांधी कई भरोसा दिलाते हैं अंबेडकर को कि हम ठीक कर लेंगे इस देश में, इस देश के जो सामाजिक ढांचे को ठीक करेंगे, और समाजों को इसकी जिम्मेदारी देंगे कि समाज अपने भीतर सुधार करें। और 1940 के बाद नवजीवन में गांधी बताकर लिखते हैं कि जो जिम्मेदारी समाजों को निभानी थी वो उन्होंने नहीं निभाई। और बार-बार कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जगह अगर मैं होता, कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बड़े नाराज होते हैं आपसे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जगह मैं होता तो उनसे कई गुना ज्यादा नाराज होता। तो गांधी तो संवाद करते थे। हालांकि मैं इस मंच से ये भी कह दूं कि गांधी के मरने पर अंबेडकर इस तरह से अमानवीय ढंग से नाराज भी नहीं हुए थे। अंबेडकर नाराज और अफसोस था, और उन्होंने जो पूरा संदर्भ लिखा है उसमें बाकायदे इस बात का अफसोस किया है। वो गांधी से बहुत असहमत होते थे, वो कहते थे कि मतलब हमने बहुत करीब से इन्हें देखा, लेकिन कभी वो वाला माहौल नहीं था, गोली मारने वाले लोगों के साथ कभी अंबेडकर खड़े नहीं हुए। और इसलिए मैं इस बहस से आज के लिए इसलिए कह रहा हूं, 2023 का कोई भी भारत ऐसा कतई नहीं बना सकते जिसमें हम ये चिन्हित न कर लें कि इस देश के जितने भी सार्वजनिक संस्थान है, निजी संस्थान, मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो कहती है कि प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर आपने 1 रुपए सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसा, सुविधा लिया है तो आप प्राइवेट नहीं है।
और वहां पे रिजर्वेशन होना चाहिए। और रिजर्वेशन का नाम आते ही लोगों को अफसोस होता है, जब से ईडब्ल्यू रिजर्वेशन आया तब से अफसोस नहीं होता। कहना मेरा यह है कि यह जाति जनगणना का सवाल राष्ट्र निर्माण का सवाल है, ये किसी दलित पिछड़े आदिवासी मात्र का सवाल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो संविधान को मानता है, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक न्याय को मानता है, उसे जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए। और जाति जनगणना का समर्थन हो, आरक्षण पर खुली बहस हो, तभी मुझे लगता है कि हम एक मुकम्मल मुल्क बना पाएंगे। शुक्रिया।